हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पहले के आपके वीडियो में बताया गया था कि हम आपके लिए क्यूज लाने वाले हैं जो कि आपका बिल्कुल वीवीआई होगा। प्रीवियस ईयर आपके रेलवे में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस सब का आपका साइंस का, क्योंकि आपको पता है कि रेलवे में आपका 25 मार्क्स जो है साइंस कवर करता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जिसमें 8 क्वेश्चन लगभग बायो के होते हैं। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हम बायो को कवर करेंगे। ऐसे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबको कवर कर लेंगे। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज ये मेरा क्यूज जो होगा वो क्यूज फर्स्ट है। तो आज हम देखेंगे पार्ट फर्स्ट में क्यूज में ओनली बायो का क्वेश्चन, और फिर देखेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री दोनों देखेंगे, लेकिन अभी हम बायोलॉजी से देखेंगे। तो आप लोग कॉपी लेके बैठ जाइए और हम जितने भी क्यूज करेंगे, और चूंकि हमारे पास टाइम कम है तो हम लोग क्या करते हैं कि स्पीडली चलते हैं, ठीक है, ताकि क्रैश कोर्स की तरह आसानी से हम लोग एक बार में सारे साइंस को एक झलक में देख सकें। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि आपका इतने सारे क्वेश्चंस में कितने सारे क्वेश्चंस आप राइट हो रहा है और आपका कितना उसमें रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, तो बिना कॉपी के नहीं, कॉपी जरूर लेके बैठ जाइए। आई होप आप लोग कॉपी और पेन ले चुके होंगे, और लेके बैठिए और तब देखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और हमको बताइएगा, लास्ट में हम आपको बता देंगे कि हम आपको कितना क्वेश्चन करवाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट फर्स्ट, जिसमें बायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्यूज का ये है। बोल रहा है पहला क्वेश्चन कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये तो बिल्कुल इजी है, बेरी बेरी आपका विटामिन B1 की कमी से होता है। क्वेश्चन है हमारा, मेढक में दांत होते हैं, मेढक के जो दांत होते हैं उसके दांत को आप लोग क्या बोलते हैं। तो उसके दांत को हम लोग बोलते हैं होमोडॉन्ट। मेढक के दांत को क्या बोलते हैं, होमोडॉन्ट। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्च में क्या संबंधित है, या स्टार्च किससे संबंधित है। तो स्टार्च जो है वो आपका संबंधित है ग्लूकोज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दांत का शिखर बना होता है किसका। तो दांत का शिखर जो है वो बना होता है डेंटिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो स्कर्वी जो है वो आपका विटामिन C की कमी के कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पेप्सिन होता है, पेप्सिन आपका क्या है। तो पेप्सिन एक एंजाइम है। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त का मुख्य कार्य क्या है। तो पित्त का मुख्य कार्य होता है पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना, यानी पाचन और शोषण में जो वसा होता है उसका इमल्सन करता है कौन, वो है आपका पित्त। पित्त का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है, यानी दांत को कठोर बनाने का काम कौन करता है। तो वो है आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है वो दांत को कठोर बनाने का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह कहाँ होता है। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन जो है वो कौन करता है, यकृत में हो जाता है। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि इसका संग्रहण कहाँ होता है। जो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन बनाते हैं उसको कहाँ पे हम स्टोर करके रखते हैं। तो ये स्टोर जो होता है यकृत तथा पेशियों में होता है, ये दोनों जगह होता है। यकृत में ये क्या होता है, ग्लाइकोजन में ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में आपका चेंज हो जाता है, लेकिन ये जमा कहाँ होगा, तो यकृत और पेशी दोनों जगह आपका जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनन क्षमता में कमी होती है, जनन क्षमता में किस विटामिन के कारण कमी होता है। तो वो है आपका विटामिन E। विटामिन E के कारण हमारे जनन क्षमता में क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। और आप लोगों को पता होगा कि जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, और कुछ जो होते हैं विटामिन वो वसा में घुलनशील होते हैं। तो जल में आपका, तो जल में घुलनशील के लिए याद रखने का तरीका, तो जल 2 अक्षर से लिखते हैं और B और C, B और C दोनों लगातार है। तो B और C जो है ना वो आपका जल में घुलनशील है, और बाकी जितना भी होता है ना वो सब आपका वसा में घुलनशील विटामिन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, विटामिन की खोज, विटामिन की खोज किसने की। तो विटामिन का खोज आपका फंक ने किया था, विटामिन की खोज। फिर आगे भी देखिएगा आप लोग कि विटामिन A का खोज अलग आदमी किया है, विटामिन B का अलग, C का अलग, सब अलग अलग किए हुए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बोल रहा है कि डीएनए में होते हैं, डीएनए में क्या होते हैं। तो डीएनए में जो होते हैं वो होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है।
यानी यहाँ ऑप्शन दिया रहेगा, हम लोग डायरेक्ट याद रखते हैं कि इसमें से इस कार्बोहाइड्रेट को हम लोग मोनोसेक्राइड के नाम से जानते हैं, तो वो है आपका ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, इसको हम लोग मोनोसेक्राइड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यकृत द्वारा बनाया पित्त पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है? यकृत जो है वो पित्त को बनाता है, लेकिन क्वेश्चन है कि जो पित्त बनाता है वो पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो वो आपका हो जाएगा सिस्टिक, यानी सिस्टिक जो होता है उसके द्वारा जो है आपका सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, उसके द्वारा वो पहुंचाया जाता है पित्ताशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा डाइसेक्राइड है? तो डाइसेक्राइड जो है वो आपका माल्टोज है। अभी थोड़ा देर पहले आप लोगों ने देखा था कि मोनोसेक्राइड कौन है, तो मोनोसेक्राइड आपका कौन था? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है वो आपका मोनोसेक्राइड है। और अभी हम पूछे डाइसेक्राइड, तो माल्टोज हमारा क्या है? डाइसेक्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हम लोगों का कि किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक है? तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपका एस्ट्रीडियोल होता है, उसके संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? तो आपका बहुत ही फेमस है केसीन, आपका क्या है? दुग्ध प्रोटीन है। नेक्स्ट है, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? तो ये होता है आपका छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? तो आपको विटामिन डी को हम लोग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। रेनिन का श्रवण जो है करने वाला अंग कौन सा है? तो वो है आपका अमाशय। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों का समूह है। तो मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंग जो है वो है निमेशक पटल, फिर है कृमि रूप परिशेषिका, कर्ण पेशिया, प्रॉक्सी अस्थि, ये सब हम लोगों का क्या है? निष्क्रिय अंग है। फिर नेक्स्ट है हम लोगों का पुनरुत्थान मिलता है किस में? तो आपका प्लेनेरिया में। समृद्धि अंग, समृद्धि अंग हमारा कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा चमगादड़ के पंख व तितली के पंख। चलिए नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन, कौन सी हार्मोनल बीमारी है? तो हम लोगों का घेगा जो है वो हार्मोन की कमी से होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हार्मोनल बीमारी। डार्विनिज्म है, डार्विनिज्म मीन्स होता है प्राकृतिक चयन, इसको हम लोग डार्विनिज्म या डार्विन का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। जब दो जीव साथ रहें और एक को लाभ हो दूसरे को कोई लाभ ना हो तो वह क्या कहलाता है? तो जब दो जीव एक साथ रहे और एक को लाभ हो दूसरे को नहीं हो तो उसे बोलते हैं कॉम्युनलिज्म। नेक्स्ट है हम लोगों का 27 नंबर, भूमि अपरदन की रोकथाम संभव है। तो भूमि अपरदन को हम कैसे रोक सकते हैं? तो पुनः वन रोपण से। ये हम लोग क्लास 6 से लेके 10th तक का अगर साइंस आप लोगों का अच्छा होगा ना, तो इसमें से अभी तक हम 27 तक आ गए हैं। हमको लगता है 27 में आप लोगों का 27 क्वेश्चन आप लोगों का सही होना चाहिए, और थोड़ा मोड़ा मिस्टेक बाय मिस्टेक गलत हो सकता है तो अलग बात है, लेकिन ये पूरा सिलेबस जो है ना वो आपका 6 से लेके 10th तक का ही रहता है। तो ये आप लोग अगर क्लास 6 से 10th के स्टूडेंट भी है ना तो उसको बना के देखिए, आप लोगों का बिल्कुल सही होना चाहिए अगर आपने मन लगा के पढ़ा होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हमारा अभी का क्वेश्चन था कि भूमि अपरदन की रोकथाम किससे संभव है? तो भूमि अपरदन के लिए हम क्या करते हैं? पुनः वन रोपण से कर सकते हैं। वन को लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? भूमि अपरदन यानी सॉइल जो है वो आपका ज्यादा नहीं कट सकता है। डार्विन का सिद्धांत था, तो डार्विन का जो सिद्धांत था वो अभी हम लोग देखे थे प्राकृतिक चयनवाद। डार्विन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कहा था कि प्रकृति में वही जीव जीवित रह सकते हैं जो अपना हिस्सा लेना जानते हो, यानी जो अपने जीने के लिए यानी लड़ाई कर सके। जैसे मान लीजिए कि रास्ते में देखते हैं कि कहीं कुत्ता वगैरह मर जाता है तो वहाँ पे बहुत सारा कौवा जो है भीड़ लगा के उसको खाते रहता है। आप अगर चाहेगा तो देखते होंगे कि कोई कौवा जो है वो साइड में बैठा रहा, ये सोचे कि वहां से भीड़ हट जाए तब हम जाएंगे और उसको खाएंगे, तो ये कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। जब तक पूरा वहाँ मांस जो होता है ना वो खत्म नहीं होगा कुत्ते का मांस, तब तक कौवा का भीड़ वहीं पे रहता है, झुंड, तो वो पूरा खत्म होने के बाद ही हटता है। तो जो कौवा ये सोचेगा कि वहां से भीड़ हट जाएगा तो हम उसमें जाएंगे खाने, तो वो फिर मर जाएगा, यानी वो अपना
चयन नहीं कर सकता है कि हम आने वाले लाइफ में हम रह सकते हैं कि नहीं, तो उसी समय वो अपना चयन कर लिया कि अब मेरा वंशज जो है आगे नहीं चल सकता। ये डार्विन ने सिद्धांत दिया था कि अगर हमें जीना है ना तो हमको चयन करना पड़ेगा, यानी हमें लड़ना होगा, छीनना सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? तो ये होता है हम लोगों का ओजोन। नेक्स्ट है वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे होते हैं, तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये हम लोगों का कहलाता है इकोलॉजी। किस युग में कोई जीवन नहीं था? तो ये था हम लोगों का एजवाइक। एजवाइक ऐसा युग था जिसमें कोई भी जीवन संभव नहीं था। नेक्स्ट है उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किया था, तो ये डी ब्रीज ने उत्परिवर्तनवाद को प्रस्तुत किया था। 1 माइक्रोन किसके बराबर होगा? तो 1/1000 यानी 1/1000 मिमी, या बोल सकते हैं 0.0001 मिमी, इतना होता है आपका 1 माइक्रोन। नेक्स्ट है हम लोगों का उत्परिवर्तन का कारण होता है, तो उत्परिवर्तन का कारण होता है क्रोमोसोम में परिवर्तन, जीन में परिवर्तन और डीएनए में परिवर्तन। तीनों में परिवर्तन होगा तो हम उसको बोलते हैं कि उत्परिवर्तन, यानी इन तीनों में से किसी में भी परिवर्तन हो गया तो वो उत्परिवर्तन के लिए जिम्मेवार होता है। नेक्स्ट है पैलियोंटोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये जीवाश्मों का अध्ययन है, फॉसिल्स जिसको बोलते हैं उसका अध्ययन कहलाता है पैलियोंटोलॉजी। नेक्स्ट है डायनासोर का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहते हैं? तो ये है आपका मीसोजोइक, इसे हम लोग डायनासोर का सुनहरा काल बोलते हैं। जीवन की उत्पत्ति किस महाकाल में हुई थी? तो जीवन की उत्पत्ति जो है वो आपका हुआ था प्री कैम्ब्रियन युग में। नेक्स्ट है आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज थे, तो ये थे क्रो-मैग्नोन मानव, उसको बोलते हैं ये आधुनिक मानव के पूर्वज थे। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन, मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई? तो प्लायोशीन युग में मानव की उत्पत्ति हुई थी। चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम किसने की? तो चट्टान पे जो चित्र पहली बार बनाया वो बनाया क्रो-मैग्नोन मानव ने। आयोडीन युक्त नमक को मानव शरीर में उसकी क्या भूमिका है? आयोडीन युक्त नमक की, तो ये थायराइड ग्रंथि के कार्य का क्या करता है? नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है मानव विकास कहाँ हुआ था? तो मानव का विकास जो है मध्य एशिया में हुआ था। फिर है आप लोगों का कौन आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है? तो ये है गोरिल्ला, ये आधुनिक मानव का सबसे ही निकट संबंधी कहलाता है। नेक्स्ट है किस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टोसिस रोग गर्भपात कर सकता है? तो ये कब करता है? तो जब RH प्लस पति और RH माइनस पत्नी होगी तब। नेक्स्ट है हम लोगों का हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो ये बिल्कुल आप लोगों का फेमस क्वेश्चन है और इजी है। ये होता है आपका फेरस यानी Fe+ लोहा। गुणसूत्रों पर जीनों की उत्पत्ति का क्रम है, तो आपको हो जाएगा रेखाकार यानी लीनियर होता है। AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है, तो AB को ही, जो AB रहता है वो सिर्फ और सिर्फ AB वाले को ही मिल सकता है। नेक्स्ट है लिंग सहलगन रोग होता है, तो ये होता है वर्ण अंधता। नेक्स्ट है हम लोगों का टर्नर सिंड्रोम होता है, तो टर्नर सिंड्रोम जो होता है X0 को बोलते हैं, यानी टर्नर बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम, तो X0। नेक्स्ट है मनुष्य के मादा अस्पष्ट युग्मनज का संगठन होता है, तो 22+X, इसको बोलते हैं मादा युग्मनज। 22+X तो बोलते हैं कि ये आपका मादा है। अगर वही रहता है 22+Y तो हम लोग बोलते हैं कि ये क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है? तो वो है आपका यकृत, यानी लीवर जो है वो रोगाणुओं का क्या करता है? विनाश करता है। एंटीजन है, तो एंटीजन जो है एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीजन। नेक्स्ट है विलियम हार्वे ने किसकी खोज की थी?
तो विलियम हॉर्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। किसने? विलियम हॉर्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हीमोफीलिया रोग है जो किससे संबंधित है? तो ये आनुवांशिक तथा लिंग सहलगन से संबंधित रोग है हीमोफीलिया। पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी वर्ग की हो तो इनके संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग संभव है? तो ये आपका हो जाएगा ए, बी, ओ और ए बी। तो इसको निकालने का ना बहुत ही आसान तरीका होता है। यहाँ पे पिता ए और माता क्या है? बी। तो यहाँ पे निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, जब भी दिया रहा है ना तो इसके आगे सिंगल नहीं होना चाहिए, डबल डिजिट होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना कि 0 से कर देते हैं, ओ से कर दीजिए। तो ओ से जब लीजिएगा ना तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो यहाँ ले लीजिए, यहाँ आप ले लीजिए, या फिर ए है ना तो ए को जब बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए बी। फिर ए को ए से एक बार और मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा ए ओ। फिर ए को ले जाइए और फिर यहाँ पे फिर बी को ले जाइए और बी को ओ से गुणा कीजिएगा तो बी ओ, और फिर ए और बी मिलके फिर ओ मिलके ओ हो जाएगा। तो ए बी का मतलब हो जाता है ए बी, ए ओ का मतलब होता है ए, बी ओ का मतलब होता है बी और ओ का मतलब होता है ओ। यानी अगर पिता का ए और माता का बी होगा तो उसमें ये चारों आपका आ जाएगा, ए बी और ओ। नेक्स्ट है हम लोगों का श्वेत क्रांति नाम संबंधित है। तो श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन से संबंधित है। आर्यच कारक डैश के खोजकर्ता थे। तो ये आर्यच कारक के खोजकर्ता जो थे वो थे लैंडस्टीनर एवं वीनर। सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं? तो वो है एनाफेज। नेक्स्ट है बीज किससे बनता है? तो बीजांड से। आवृत बीजी पादपों में भ्रूण कोष प्राय होता है तो द्विगुणित। नेक्स्ट है परागकण क्या है? तो परागकण आपका हो जाएगा नर युग्मोभित। अनिषेक फल वह है जिसमें होते हैं तो वो हो जाएगा बिना परागन और निषेचन के बना फल, उसे बोलते हैं अनिषेच फल। परागन का अर्थ क्या होता है? तो परागधनी से परागकण का वर्तिकाग्र पर जाना ही क्या कहलाता है? परागन। यानी एंथर से पराग का जो है वो एंथर से निकलेगा परागकण और वो स्टिग्मा पे जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परागन। नेक्स्ट है वृद्धि ब्लय किसकी क्रिया से बनते हैं? तो ये हो जाएगा कैम्बियम की क्रिया से क्या बनता है? वृद्धि ब्लय। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन कि एक ही पादप में एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं हम लोग गिनीटोगैमी। सुपारी का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? तो सुपारी का खाने योग्य भाग जो है वो कहलाता है भ्रूणपोष। नेक्स्ट है कौन सा फल नट है? यानी तो आपका हो जाएगा काजू। ऑप्शन है आपका मूंगफली, सुपारी, फिर से अखरोट और काजू। तो काजू आपका क्या हो जाता है? नट। नारियल के खाने योग्य भाग होते हैं। तो नारियल के खाने योग्य भाग होते हैं वो होते हैं आपका भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म। तो इस तरह से फ्रेंड्स अभी आपने 70 क्वेश्चंस को देखा और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि 70 में आप लोगों का कितना मार्क्स आया, और आप लोग जो रियल होगा वही मार्क्स बताइएगा। ये फर्स्ट क्यूज है तो 70 में अगर मान लीजिए आपका 30 भी आया ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट टाइम से ना आप लोगों का फिर ये बढ़ते जाएगा। तो जो रियल मार्क्स होगा वो आप हमें जरूर बताइएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।